हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, आज उसी के बारे में बात करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम है कम्युनिकेशन के, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो चलिए, हमने दो टॉपिक तो देख लिए, वेब बेस्ड और हमने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये दो टॉपिक तो हमने देख लिए थे। आज हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारा वीडियो डिस्क। क्या होता है वीडियो डिस्क, उसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो डिस्क, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वीडियो डिस्प्लेयर विच इज कनेक्टेड टू द दूरदर्शन सेट, यानी दूरदर्शन जो सेट आता है उससे कनेक्टेड होता है। इस प्रणाली में ये एक वीडियो डिस्क प्लेयर होता है जिसे दूरदर्शन सेट से जोड़ दिया जाता है। वीडियो डिस्क का प्रयोग सूचना के भंडार के लिए होता है। वीडियो डिस्क आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन displayed by putting it in the video disc player। ये हमारी जो प्ले किसमें होती है, वीडियो डिस्क प्लेयर में। The information contained in the disc is a display on the screen of दूरदर्शन। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर प्रसारित होती है, दूरदर्शन पर। वीडियो डिस्क, दूरदर्शन सुना होगा, हालांकि आपने दूरदर्शन कुछ टाइम पहले बहुत यूज करते थे, क्योंकि जब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कम्युनिकेशन के, तब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सर्कुलेट करवानी है तो हम दूरदर्शन के थ्रू करवा सकते थे। आज भी करवाते हैं, पर आज बहुत इससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। वीडियो डिस्क can also take and record content from the variety of media such as a movie, slide, audio, printed material। वीडियो डिस्क हमारा जो है वो रिकॉर्ड और टेक कर सकता है कंटेंट का, किसी भी वैरायटी का, जैसे मूवी हो सकती है, स्लाइड हो सकती है, ऑडियो या प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ दिस द स्टूडेंट सिटिंग फार अवे गेट्स अपॉर्चुनिटी टू पर्सनल इंस्ट्रक्शन, यानी इसके जरिए वीडियो डिस्क के जरिए जो हमारा स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो किसी भी समय, यानी इसकी सहायता से दूर बैठे विद्यार्थी को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिससे वो तत्कालिक प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की व्यवस्था होती है। इट हैज ऑल्सो अ सिस्टम फॉर गेटिंग इंस्टेंट फीडबैक, इससे फीडबैक भी मिल सकता है। तो ये भी एक एजुकेशन को एक इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम है जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर कम्युनिकेशन हमारे स्टूडेंट और टीचर के बीच होगा। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा है वीडियो टेक्स्ट। वीडियो टेक्स्ट, अब सोच रहे होंगे टेक्स्ट इसमें कहाँ से आया, चलिए बताते हैं। वीडियो टेक्स्ट यानी कि एक प्रौद्योगिकी चरण है जो ई लर्निंग में यूजुअली यूज किया जाता है। वीडियो टेक्स्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दूरदर्शन को कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं। वीडियो एक ऐसा सिस्टम है जिसके हम इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। वीडियो टेक्स्ट में हम दूरदर्शन और हमारा जो टेलीफोन, टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं, ताकि हम अपनी कंप्यूटर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है उसको आउटकम कर सके। कीपैड पर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो भी हमारी नीडेड जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचना के जो पेजेस होते हैं, उनको रिमोट जो कंप्यूटर पर लाया जाता है और दूरदर्शन को संगणक से दूरभाष द्वारा कनेक्ट किया जाता है। इसमें डिकोडर जो होता है वो रिकॉर्डिंग को प्रदर्शित करता है, शो करता है। इस साधन से शैक्षिक कार्यों में अधिक उपयोग किया जाता है, ताकि डिकोडर जो है दूरदर्शन सेट पर अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सके। और जो दूरभाष या दूरदर्शन या जो टेलीग्राम, जो टेलीफोन होता है, उससे आप क्या कर सकते हो, अपनी जो डिजिटल जो डिजिट में जो न्यूमेरिकल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको शो कर सकते हो। यानी कि वीडियो टेक्स्ट अनदर टेक्नोलॉजी इन द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इज द कॉमनली यूज्ड इन ई लर्निंग। थ्रू वीडियो टेक्स्ट दूरदर्शन कैन बी यूज्ड एज अ कंप्यूटर। वीडियो इज अ सिस्टम which is by interaction information application service is provided. Doordarshan and telephone are used in a video text so that the computer information can be accessed। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, वीडियो टेक्स्ट से दूरदर्शन पर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हो दूरदर्शन से, और टेलीफोन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी न्यूमेरिकल जो भी डेटाज होते हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बात करें। आगे हम बात करते हैं
नेक्स्ट है हमारा सीडी रोम। चलिए सीडी रोम के ऊपर बात करते हैं। सीडी रोम, इसके थ्रू, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यूजिंग दिस मीडियम डेटा कैन बी स्टोर एंड रीड, इसको स्टोर भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। वंस द डेटा इज एंटर्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज इट, एक बार अगर एक डेटा इसके अंदर आ गया तो आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। सीडी रोम इज ऑल्सो सेड टू बी अ रीड ओनली डेटा मीडियम, इसको हम क्या कह सकते हैं, रीड ओनली डेटा मीडियम, ठीक है। रोम का मतलब होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी, और सीडी हमारी जो होती है अगर इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो रीड ओनली डेटा मीडियम है ये। इट इज ऑल्सो सेड टू बी द मीडियम ऑफ लो कॉस्ट एंड द मैनी डेटा, ये जो मीडियम है ये कम दामों में ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट एंड कन्वीनियंट ऑफ स्टोरिंग अ लॉट ऑफ डेटा। इट कैन स्टोर अ डेटा अप टू 750 MB, ये 750 MB के डेटा को भी स्टोर करता है। क्लियर है यहाँ पर। चले आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स है उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है मल्टी सेकेंडरी मीन्स, यानी बहुमाध्यमिक साधन। इन ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट AIR, टेलीविजन एंड कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ई लर्निंग में इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण, आकाशवाणी, दूरदर्शन या फिर कंप्यूटर भी यूज किए जाते हैं। शिक्षा में आकाशवाणी और अन्य ऑडियो मटेरियल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पत्र व्यवहार पाठ्यक्रमों में ऑडियो मटेरियल में आकाशवाणी के अतिरिक्त टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन ये भी इंक्लूड है। जैसे स्पेशली कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज इन एडिशन टू AIR ऑडियो मटेरियल इंक्लूड टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन एक्ट। दूरदर्शन नेम इज अ prominent in the scientific achievement of the 20th century. It has brought revolutionary changes in the education world. यानी दूरदर्शन एक ऐसा साइंटिफिक नाम है या जिसको सुनने पर यह लगता है कि इससे एजुकेशन जो हमारा स्कोप है, एजुकेशन एरिया, जो एजुकेशन वर्ल्ड जो है उसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, जिससे आज हमारी एजुकेशन बहुत इफेक्टिव हुई है और उससे एजुकेशन बहुत ही इजी और एडवांस हो गई है। क्लियर है यहाँ पर। चले अब आगे। ये अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना लास्ट 2-3 क्लास से, वो ई लर्निंग का ही पार्ट है। हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास से ई लर्निंग, ठीक है। तो ई लर्निंग के कंसेप्ट को समझाया, फिर जो रीसेंट लास्ट क्लास थी हमारी उसमें भी हमने ई लर्निंग के बारे में ही बताया है कि ई लर्निंग के टाइप्स वगैरह, ड्रॉबैक्स और ये सारे। अब ये भी ई लर्निंग ही है। अब देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है ई लर्निंग के और उसके ड्रॉबैक्स क्या है। ये देखना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप ये सुनोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ई लर्निंग अच्छी है और बुरी है। दोनों एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि ई लर्निंग जब आप कहीं पर भी बैठते हो तो वो सारी आपको चीजें यहाँ पता चलेगी कि ई लर्निंग के बेनिफिट्स क्या और उसके ड्रॉबैक्स क्या। चलिए, सबसे पहला है एजुकेशन बाय क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सन। योग्य और कुशल व्यक्तियों द्वारा शिक्षा मिलती है। ई लर्निंग के थ्रू जो स्टूडेंट है उनके डाउट्स, उनकी स्किल्स, उनके लिए मतलब उनके जो डाउट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट जो क्वालिफाइड स्किल्ड पर्सन होते हैं वो हायर किए जाते हैं, वो उनको शिक्षा देते हैं। क्लियर है। यानी कि अगर वर्ल्ड में कहीं पर भी वो बैठे हैं तो उनसे वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो विद्यार्थी अपनी एक्यूरेसी और अपने करेक्टनेस को ध्यान में रखते हुए स्किल्ड पर्सन और क्वालिफाइड पर्सन को एक ही जगह मिल सकता है, वो है आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्लियर है। सेकेंड है इंटरनेशनल लेवल एजुकेशन। इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन भी अगर स्टूडेंट चाहता है कि वो ग्रैब करे, वो लर्न करे, तो वो आपका ई लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल है। फिर आता है रिलेशन विथ इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको अगर अपने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंध बनाने हैं तो आप ई लर्निंग से जुड़ सकते हैं। डिस्कशन कहाँ कर सकते हैं? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फैसिलिटी ऑफ डिबेट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। एजुकेशन बाय मोर देन वन टीचर, एक टीचर से ज़्यादा आपको अगर एक ही सब्जेक्ट, एक ही के बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो आप ई लर्निंग यूज़ कर सकते हो। फिर एजुकेशन बाय मोर देन वन इंस्टीट्यूशन, यानी एजुकेशन
एक ही इंस्टीट्यूशन से नहीं लेकर बहुत सारी जगह से आप ले सकते हो, यानी कि वह सीमित नहीं रहता है, सीमित संस्थाओं का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। आप चाहे तो इंडिया में रहते हुए आप अगर यूएस से स्टडी करना चाहते हो तो यूएस से स्टडी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ना है तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। फिर आता है एजुकेशन बाय एक्सपर्ट एंड स्किलफुल पर्सन, आप अपनी एजुकेशन किसी एक्सपर्ट से और स्किलफुल पर्सन से करवा सकते हो। फिर है मल्टीलेटरल रिसर्च हो सकती है, एंड देन उसके बाद असिस्टेंट इन अ प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि शोध लेख के निर्माण में भी सहायता कर सकते हो सकती है आपकी, क्योंकि ई लर्निंग के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस सब्जेक्ट पर कितना रिसर्च हुआ है और रिसर्च की वापस से रीओपनिंग में क्या पॉसिबिलिटीज है, और वो अपने कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके और उसको कंप्लीट कर सकता है। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ई लर्निंग के, ठीक है। अब हम बात करते हैं ई लर्निंग के ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला, डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, सबसे पहला और बड़ा ड्रॉबैक कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिस्टेंस बहुत होता है। सेकेंड है बेस्ड ऑन डिजायर ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के डिजायर जो इच्छा है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार पढ़ता है तो वो इतना डीप नॉलेज नहीं ले पाता है, वो जो चाहता है वो उसी को लर्न करता है। यानी कि जो जरूरी नहीं है कि जो एक स्टूडेंट को अच्छा लगे वो लर्निंग के हिसाब से, लर्निंग के पर्पज से भी सही हो। तो यहाँ पर ई लर्निंग के ड्रॉबैक्स ये है कि स्टूडेंट अपनी इच्छा, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने टॉपिक खुद सेलेक्ट करता है, तो वहां पर आपको डिजायर के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है। फिर है फियर ऑफ लैक ऑफ प्रियर नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान न होने का डर। अगर ई लर्निंग करवा रहे हो तो कई बार इस विद्यार्थियों को इस बात का भी डर होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, किस तरह से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसको ये पता होता है कि वो उस क्षेत्र में, उस स्कोप में पूरा नया है, तो वहां पर उसको किसी भी टीचर का गाइड नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलती है, ठीक है। फिर है आपका एक्स्ट्रा एंड अनडिजायरेबल मटेरियल भी मिल जाता है। फिर है एडमिशन ऑफ इनएलिजिबल स्टूडेंट, यानी कि कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं रहता है कि अगर आपके पास ई लर्निंग कोर्सेज अवेलेबल है तो कोई भी बंदा टॉपर भी आपके उसी में पार्ट करेगा, या फिर टॉपर यानी इन सेंस के जो एलिजिबल बंदे हैं, एलिजिबल स्टूडेंट है वो भी उसी में पार्ट करेंगे, और जो इनएलिजिबल है वो भी उसी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है। लैक ऑफ को करिकुलम एक्टिविटी, यहाँ पर किसी भी तरह की को करिकुलम एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि जब आपकी करिकुलम एक्टिविटी नहीं होती है तो शिक्षा के साथ साथ आपकी एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है, इससे एक स्टूडेंट की ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर नहीं है। फिर है इंजूरियस टू हेल्थ। अब हेल्थ को ये इंजूरियस कैसे करता है, क्योंकि पर्दे के सम्मुख बैठना विद्यार्थियों की आंखों के लिए, उनके हेल्थ के लिए और बहुत तरह की फिजिकल उनको दिक्कत आ सकती है, और वो एक डॉर्मेंट की तरह काम करेंगे, वो एक निष्क्रिय की तरह काम कर सकते हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। फिर है एक्सपेंसिव एजुकेशन, ये बहुत ही महंगी और खर्चीली एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है, तो इसके कारण इस एजुकेशन को दिन ब दिन महंगा माना जा रहा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इसकी साथ साथ आती है कॉस्ट, दोनों ही एक्सपेंसिव होती है। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे। अब हम बात करते हैं हमारे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब दोनों वर्ड लग तो रहे हैं सिमिलर, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों है, पर ये जो वर्ड्स है ये बहुत बड़ा डिफरेंस कर देते हैं, तो चलिए उनके ऊपर बात करते हैं हम। ये जो ई लर्निंग वाला प्रोसेस था ना, ई लर्निंग के ड्रॉबैक्स तक देख लिया हमने, अब चलते हैं हमारे, पर उससे पहले हम एक बात इसकी एजुकेशन की एक बार ये देख लेते हैं, जैसे नीड क्या क्या होती है हमारी, एजुकेशनल नीड क्या क्या हो सकती है। हमने ई लर्निंग पढ़ा है, तो लर्निंग, एजुकेशनल लर्निंग की नीड, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपको एक बात बताओ कि जरूरी है क्या आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जरूरी है एजुकेशन में, तो वो किस तरह से जरूरी है, उसका यूज कैसे होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो,
सबसे पहला, अगर किसी भी चीज को इंटीग्रेटेड करना है तो हेल्प करेगी, ठीक है। सेकेंड आता है आपका कि आप फॉर्मल एजुकेशन में इसका यूज कर सकते हो, औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में यूज हो सकता है इसका, ठीक है। फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल में भी हो सकता है। आप पूछोगे इनफॉर्मल में कैसे, वो भी बताते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में भी यूज हो सकता है, कैसे, देखिए इनफॉर्मल में कैसे होगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन होता क्या है, ये जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, इंस्टीट्यूशन से जो बाहर बने हुए होते हैं ना, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर प्रोवाइड करवाई जाती है, वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। जैसे लाइब्रेरी में, जैसे स्टोर हाउस में, जैसे आपकी कोई कंपनी में एजुकेशन है, तो इस तरह का जो होता है वहाँ पर आप इंटरनेट कनेक्शन करके आप क्या कर सकते हो, अपने एजुकेशन करवा सकते हो, तो वो एजुकेशन को हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? चले, तो ये इस तरह की हम एजुकेशन नीड कि हमारी एजुकेशनल जो लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें हमें किस तरह की नीड होती है, कैसी आवश्यकता होती है टेक्नोलॉजी की, उसके बारे में बात की। क्लियर है? चलिए इसके ऊपर बात कर रहे थे हम, इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहला, शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी। शिक्षा में तकनीकी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की तकनीकी। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों ने शैक्षिक तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी को अपने लेखों में एक ही अर्थ में यूज किया। बहुत सारे लोगों ने इसको सिमिलर ही माना है, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें किस तरह से डिफरेंट है वो हम बताते हैं। सबसे पहला, इसमें आपको 2 पॉइंट समझने की जरूरत है, दोनों यही है जो आपके टॉपिक की हेडलाइन है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्निकल, ठीक है। अब जो आता है आपका टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इन एजुकेशन में आपके 2 टॉपिक है, टेक्निकल एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए बात करते हैं शिक्षा की तकनीकी। सबसे पहले शिक्षा की तकनीकी क्या होती है कि एक ऐसी एक्शन है जो हमारे पूर्व ट्रेनिंग, जो शैक्षिक भी हो सकती है, शैक्षिक तकनीकी के रूप में शिक्षार्थियों की क्रिया है, यानी हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी में शिक्षा तकनीकी से ज्यादा होती है। यहां पर एजुकेशन क्या है, मोर देन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन ज्यादा है, ठीक है। तो वो होगी जहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी एजुकेशनल जहां पर टेक्नोलॉजी से ज्यादा एजुकेशन है, तो वो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन होगा, ठीक है। सेकेंड आता है शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्निकल, शिक्षा के सुधार के लिए तकनीकी के प्रयोग के पक्ष में संबंधित है, जबकि शिक्षा की तकनीकी की विशुद्ध परंपरा से प्रेरित है। इसके प्रायोगिक पक्ष के साथ अधिक संबंधित नहीं होती है। यानी इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में तकनीकी से अधिक व्यापक धारणा है। ये जो शिक्षा में तकनीकी है ना, इससे कहीं ज्यादा वाइड है, ये डिफरेंस आ गया, ये थोड़ा सा कम है, लिमिटेड है, और ये हमारा वाइड है। क्लियर है? ठीक है। तब इसको समझने के लिए हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो हमने स्टार्टिंग जो क्लासेस में देखा था ना कि हमारी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसमें हमने 3 अप्रोच देखी थी। फर्स्ट अप्रोच कौन सी थी? हार्डवेयर अप्रोच, सेकेंड थी हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड थर्ड थी हमारी सिस्टम अप्रोच। तो उस अप्रोच को हमने इसमें इंक्लूड किया है और हमारे जो बेसिक जो पिरामिड्स हैं उनके ऊपर हमने इनको टाइटल में डिवाइड कर दिया। अब पिरामिड्स कौन कौन से हैं देखो, ये तीनों जो हमने लिखा है ना, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। चलिए बात करते हैं इस पर। हम अगर ये बात करें कि जब हम विज्ञान और तकनीकी उन्नति आदि का प्रयोग शिक्षा में करते हैं तो शिक्षा में तकनीकी है। अगर साइंटिफिक चीजें या फिर टेक्नोलॉजिकल चीजें अगर हम एजुकेशन में यूज कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी शिक्षा में तकनीकी है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या ले सकते हैं? ऑडियो विजुअल मटेरियल हो सकता है, जैसे रेडियो, टीवी, टैप, रिकॉर्डर, कंप्यूटर, एजुकेशनल मशीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सेकेंड आता है आपका शिक्षा की तकनीकी। शिक्षा की तकनीकी यानी टेक्निकल एजुकेशन,
टेक्निकल एजुकेशन ये कहता है, जैसे सबसे पहला इसको लिख लेते हैं, शिक्षा में तकनीकी। सेकंड आता है शिक्षा की तकनीकी, शिक्षा की तकनीकी, ठीक है। और थर्ड आता है आपका शैक्षिक तकनीकी। थोड़े से कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि वर्ड सिमिलर है, ठीक है, पर समझ आ जाएगा, इजी है। चलिए, सेकंड ये कहता है कि ये जो शिक्षा में तकनीकी है ना, इससे बहुत ज़्यादा वाइड है। ये क्या कहता है कि इस क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग तो होता है, परंतु साथ साथ शैक्षिक जो प्रॉब्लम्स होती है, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशन, उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इफेक्टिव बनाना, उनकी साइकोलॉजिकल स्कोप, साइकोलॉजिकल उनके प्रिंसिपल्स, उनकी प्रोसेस, इन सबको प्लान करना और प्लान करके यूज करना, वो सारी चीजें आपकी शिक्षा की तकनीकी में। यानी थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। फिर आता है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी इसमें शिक्षा तकनीकी और शिक्षा का उपयोग। हम दोनों वर्ड्स का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ये दोनों को इंक्लूड करके किया है। इन दोनों को अगर हम टेक्नोलॉजिकल इन एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को इंक्लूड करते हैं तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करें, ठीक है। आज हमने देखा है कि हमारी ये एक तो ये टॉपिक देखा है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है, उसके पहले हमने ई लर्निंग के ड्रॉबैक्स, ई लर्निंग, इसके ये सारे मल्टीपल जो भी आपके मीडियम्स थे, ये सारे देखे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। इसी आगे जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा, एक सेकेंड, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इससे हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।